Yes. गुड मॉर्निंग। मैं गौतम श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से जेड आया एआई इनोवेटिव आइडियाज की ये जो लर्निंग सीरीज है, इस पर आप सभी शिक्षकगण, आप सभी अनुभवी, आप सभी मनीषी व आप सभी जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो आज जूम ऐप पर हमारे साथ बने हुए हैं, या हो सकता है कि आप हमारे ZIIEI फेसबुक के पेज पर हों, या हो सकता है आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हों। तो आप सभी का मैं गौतम श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से ZIII के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज की जो सेशन है, एक अनोखा सेशन है, जो टीचर इनोवेशन अवार्ड सीजन 1 के बुकलेट से हमने जो ये संकलन प्राप्त किया है, खेल खेल में शिक्षा। जी हाँ, इससे पहले पिछले सेशंस में आपने सुना होगा कि हमारी जो सेशन थी वो उत्तर प्रदेश की नवाचार पुस्तिका 1 से हमने खेल खेल में शिक्षा के तहत कई खेल बताए थे। आज ठीक उसी तर्ज पर टीचर इनोवेशन अवार्ड सीजन 1 TIA1 से कुछ खेल हम तक पहुंचे हैं शिक्षकों के द्वारा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये वो खेल हैं जो आप जैसे सभी शिक्षकों ने हम तक साझा किए हैं और उनका चयन हुआ है, उन्हें नेशनल अवार्डी के रूप में सम्मानित किया गया। ठीक इसी तरह से जो खेल आज मैं गौतम ZIII के मंच की ओर से आप सब तक साझा कर रहा हूँ, आप इसे बखूबी सुने। और यदि आपको ऐसा प्रतीत हो कि आप भी ठीक इसी तरह का कोई ऐसा गेम, कोई ऐसा खेल अपने विद्यालय में, अपनी कक्षा में बच्चों के सम्मुख कर रहे हैं, जिससे बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार हो रहा हो या उनके अधिगम स्तर में कोई सुधार हो रहा हो, विद्यालय, विद्यार्थी या समुदाय में किसी भी प्रकार से कोई लाभ पहुंच रहा हो, तो निश्चित रूप से आप उसे हम तक जरूर शेयर करने का माध्यम आज हम इस सेशन के आखिरी में फिर से रिपीट करेंगे। फिलहाल और अधिक समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं टीचर इनोवेशन अवार्ड TIA1 की नवाचार पुस्तिका है, इससे अब करने जा रहे हैं लर्निंग थ्रू गेम्स। और इस लर्निंग थ्रू गेम्स में आज हम 6 गेम्स देखेंगे। 6 कौन कौन से ऐसे खेल हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं TIA1 से सुनकर। तो सबसे पहला गेम जो हमें बताया गया है उसे हम सभी करते हैं, जिसका नाम है स्नैक एंड लैडर, मतलब सांप सीढ़ी का खेल। अमूमन ये वो खेल है जो सभी बच्चे ने बचपन में जरूर खेली होगी। इनफैक्ट बच्चों की क्या बात है, हम बड़े भी कभी कभार जब हमें मौका मिलता है तो हम भी जरूर खेल लेते हैं। आप भी कभी कभी अपने सहयोगियों या अपने बच्चों के साथ भी खेल ही लेते हो, क्योंकि ये खेल है ही इतना प्यारा। बच्चों को पासों का प्रयोग, डाइस का प्रयोग करने में आनंद आता है। तो शिक्षक ने सोचा ये खेल खेल में शिक्षा के तहत अगर हम सांप सीढ़ी के खेल के जरिए बच्चों को खेल में पार्टिसिपेट कराएं और कक्षा से जुड़ी जो पाठ्य वस्तु है, पाठ्यक्रम से संबंधित उसी के टॉपिक को अगर इसमें इम्बाइब किया जाए, मतलब उससे जोड़ दिया जाए, तो बच्चों को खेल का भी आनंद मिलेगा और बच्चे खेल खेल में आनंद लेते हुए पढ़ाई को रिवाइज भी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमूमन ज्यादातर शिक्षक इस नवाचार का प्रयोग केवल रिवीजन कराने के लिए करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी शिक्षकगण, ये उनकी सुविधा पर निर्भर करता है, वो चाहे तो किसी नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी खेल खेल में शिक्षा के तहत सांप सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं सांप सीढ़ी के जरिए इन्होंने क्या किया। तो जैसा कि सांप सीढ़ी का खेल था, कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं। अब इन बच्चों को इन्होंने क्या किया, 4, 3, 2 किसी भी ग्रुप में बांट दिया। फॉर एग्जाम्पल 4 ग्रुप में बच्चों को विभाजित कर दिया गया। अब क्या है, मैं बताना चाहूंगा, इस खेल को, सांप सीढ़ी का खेल के प्रयोग से केवल गणित ही नहीं, किसी भी विषय के पाठ्यक्रम को, पाठ्य वस्तु को रिवीजन कराया जाता है। अब चले फॉर एग्जाम्पल 4 ग्रुप हैं कक्षा के, चारों ग्रुप के एक एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ खड़े होते हैं। ध्यान दें, शिक्षक ने क्या किया, अगर कक्षा में नीचे कोई उपयुक्त फर्श उपलब्ध है, तो उचित जगह है, तो वो इसे पेंट करा सकते हैं या चौक की मदद से कुछ ग्रिड बना देते हैं और उस ग्रिड में वो नंबर लिख लेते हैं। 1 से लेकर 90 तक हो या 1 से लेकर 100 तक हो, करीब 1 से लेकर 100 तक लिख देते हैं। ठीक है, और बच्चे उस पर चलेंगे, गोटियों की जगह बच्चे ही उसमें मूव करेंगे।
सभी ग्रुप का एक एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ खड़ा होता है और शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को एक डाइस देते हैं। ध्यान दें, एक डाइस मिला बच्चे को और वो क्या करते हैं कि उस डाइस को हर ग्रुप का एक एक रिप्रेजेंटेटिव जब उसे चलता है ना, उस पर नंबर आते हैं। बाय द वे इसके नंबर आए 5, लेकिन शिक्षक उस बच्चे से, उस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव से एक सवाल पूछते हैं। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव सवाल का जवाब नहीं दे पाता है, लेकिन उसके ग्रुप से कोई भी विद्यार्थी खड़ा होकर के अगर उसके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देता है तो ही उसे 5 घर चलने को मिलते हैं। अन्यथा की स्थिति में यदि वो सही जवाब नहीं दे पाता है तो उसकी गोटी यानी वो स्वयं घर से बाहर निकल ही नहीं पाता है और दूसरे ग्रुप को मौका मिलता है डाइस फेंकने का। इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप को बारी बारी से डाइस जो होते हैं पास से उसे फेंकने का मौका मिलता है और जितना भी उस पर अंक दिखता है, जितनी भी 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। एक बात और, शिक्षक चाहे तो इस डाइस को कस्टमाइज करके अपने हिसाब के अंक भी लिख सकता है। जरूरी नहीं है इस डाइस में 1 से लेकर 6 तक ही अंक हो, डिपेंड करता है किस तरह का रिवीजन शिक्षक को कराना है, उसके हिसाब से डाइस को भी कस्टमाइज किया जा सकता है। तो बच्चों को अब आनंद मिलने लगा, वो डाइस फेंकता है, डाइस में आ गए 6, लेकिन 6 तो वो तभी चलेगा जब शिक्षक के द्वारा पूछे गए सवाल का वो जवाब दे पाए। तो इस प्रकार क्या होता है, बच्चों को काफी उत्साह रहता है, घर से थोड़ा रिवीजन करके वो आते हैं और शिक्षक के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब देते हैं, फिर गोटी आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में वो बच्चे, खास तौर से जो स्लो लर्नर्स होते हैं, कहा जाता है खेल खेल में शिक्षा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहां जो सामान्य रूप से सक्षम और विशेष रूप से सक्षम दोनों तरह के विद्यार्थी एक साथ एक मंच पर बैठ करके पठन पाठन की गतिविधि में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा पाते। यानी कि लर्निंग थ्रू गेम्स के जरिए इंक्लूसिव एजुकेशन का एक बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है। यहाँ वो स्लो लर्नर जो पीछे बैठा हुआ है वो ऑब्जर्व करता है कि सामने वाले ने कितने पासे चले और कौन सा सवाल को उसने क्या जवाब दिया, तो सुनते सुनते भी लिसनिंग के द्वारा भी उनकी जो है रिवीजन हो जाती है। इस प्रकार हमने जाना कि ये सांप सीढ़ी का खेल है। अच्छा, सांप सीढ़ी का खेल हो और उस ग्रिड में अगर सांप ना हो, सीढ़ी ना हो, तो खेल में मजा ही कैसे आएगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चे जब चलते हैं गोटियों की जगह स्वयं मूव करते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कभी ऐसी भी स्थिति होती है जहां शिक्षक के पास कक्षा में, भवन में बहुत उपयुक्त स्थान नहीं है ग्रिड बनाने के लिए, तो कोई बात नहीं है, कोई भी उचित स्थान को चुन करके वहां ग्रिड बना सकते हैं। अगर फिर भी उचित स्थान यानी फ्लोर की कमी है तो शिक्षक चाहे तो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड में भी पूरा ग्रिड वो बना सकते हैं, जहां बच्चे अपनी मार्क कर सकते हैं, गोटियों की चौक से मार्क करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कहने का मतलब यह है, अगर उचित स्थान का अभाव हो तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। चार्ट पेपर के जरिए, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के जरिए भी ग्रिड बना करके बच्चों को ये खेल का आयोजन कराया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। सांप सीढ़ी में क्या है, जैसे कोई बच्चा अगर चला 56 में आया और वहां पर उसे एक सांप मिलता है, सांप उसे डसता है, नीचे सीधा वो 13 पे पहुंच गया, 13 पे, है ना। तो इस पर क्या होता है कि वो सीधा नीचे अपनी गोटी को रखेगा और सीढ़ी मिलने पर वो सीढ़ी चढ़ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य होता है कि इस तरह से बच्चों को उत्साहित होते हैं बच्चे और बच्चों को खेल का भी मजा मिलता है। शिक्षक ने जो फंडामेंटल क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन जो तैयार किए थे बच्चों के लिए पिछली कक्षा में पढ़ाए गए विषय से संबंधित, वो फंडामेंटल क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाता है। जो बच्चे पिछली कक्षा में उपस्थित नहीं थे वो भी आज की कक्षा में उपस्थित होकर के इसका रिवीजन कर पाते हैं। एक बात और, इस तरह के खेल का आयोजन सप्ताह में एक बार भी हो सकता है या शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार इसे आयोजित करते हैं। फर्ज कीजिए कि किसी शिक्षक ने जब कोई चैप्टर पढ़ाया, पढ़ाने के उपरांत उन्होंने कह दिया, अनाउंस कर दिया कक्षा में कि बच्चों कल की कक्षा में सब आना, कल हमें गेम खेलेंगे, सांप सीढ़ी का गेम खेलेंगे। तो बच्चे सोचते ये विज्ञान वाले सर, ये गणित वाले सर सांप सीढ़ी खिलाएंगे, उत्साहित होकर के अगले दिन वो जरूर आते। और इत्तेफाक से जो बच्चा आज कक्षा में नहीं आया था उसे जाकर के जब ये पता चलता है, बाकी सहपाठियों से बताते हैं कि मास्टर साहब तो कल हमें सांप सीढ़ी का खेल खिलाएंगे, तो खेलने के चक्कर में वो बच्चे भी विद्यालय आते। तो ठीक इसी तरह से मेरा कहना है, हमारे नवचारक का भी ये कहना है कि खेल खेल में शिक्षा ये बहुत ही उपयोगी नवाचार है, क्योंकि बच्चों की रुचि खेलने में ही होती है, पढ़ने में कहाँ होती है। तो हम सभी बच्चों को कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन उनका मन तो खेलने में ही लगा रहता है।
आखिर वो भी क्यों ना, बच्चे तो खेलने के लिए। यहाँ पर शिक्षक ने वही किया, बच्चों को मजा खेल का ही दिया और खेल खेल में साथ ही साथ इन्होंने रिवीजन करा। तो आशा करता हूं आप सभी शिक्षक गण को ये सांप सीढ़ी के खेल भाया होगा, और मुझे जहां तक की उम्मीद है आप सभी शिक्षक गण इस गेम को निश्चित रूप से कराते होंगे अपने विद्यालय में। लेकिन अगर आप इसी गेम को खिलाते वक्त कुछ और एड ऑन भी आपके पास अगर है तो आप उस एड ऑन को भी शेयर कर सकते हैं हम तक। हमारे ZIAI.com पेज पर आइए और अपने आइडियाज को शेयर कीजिए। चलिए अब अगले गेम पर आते हैं, और इस गेम का नाम है एम द टारगेट। जी हाँ, मतलब टारगेट को, मतलब लक्ष्य को साधो, इसे हिंदी में हम कहते हैं लक्ष्य को साधो, एम द टारगेट। अब इसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? शिक्षक ने इस गेम को खिलाने के लिए सिंपल करीब 10-20 ऐसे प्लास्टिक के बोतल, कोई भी प्लास्टिक के बोतल, 10-20 प्लास्टिक के बोतल, वेस्ट बोतल जो है वो उन्होंने जुगाड़ किए, और उन सभी प्लास्टिक के बोतल में जो कुछ कुछ पर्चियां लगा दी। और इन पर्चियों में होता क्या है, इन पर्चियों में प्रश्नों के जवाब होते हैं। कैसे प्रश्न? जैसे शिक्षक ने कोई भी विषय पिछली कक्षा में जो पढ़ाया था, तो उनके द्वारा पढ़ाए गए विषय के जो फंडामेंटल कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन शिक्षक तैयार करते हैं और उनके जवाब की पर्ची बोतल में चिपका देते हैं। अब ये बोतल रखी हुई एक खास डिस्टेंस पे रखी हुई रहती है। अब शिक्षक क्या कहते हैं बच्चों को, कोई रिंग या बहुत अच्छा कहा जाए छोटी सी बॉल, हो सकता है पेपर बॉल बना दी जाए, या छोटी सी गेंद की मदद से बच्चों को मौका मिलता है, ग्रुप वाइज बच्चे आते हैं और इसे इंडिविजुअली भी खिलाया जा सकता है। बच्चों को मौका मिलता है कि उन्हें इस पेपर बॉल से या उस बॉल से बोतल को हिट करना है, लेकिन हिट करना है इससे पहले शिक्षक एक और प्रॉप यहाँ पर यूज करते हैं। शिक्षक दो चीजें करते हैं, पहला तो बोतल में चिट लगाया है सवालों के जवाब उसमें। अब ये सवाल कहाँ से आएंगे? शिक्षक ने जो चैप्टर पढ़ाया उसके फंडामेंटल क्वेश्चन की पर्ची तैयार की और छोटी छोटी पर्ची को मोड़ करके एक क्वेश्चन बॉक्स में डाल दिया। बच्चे आते हैं एक एक करके, हर ग्रुप से एक एक बच्चा आता है, वो क्वेश्चन की पर्ची निकालता है, उसे पढ़ता है, क्वेश्चन उसने देख लिया, जोर से पढ़ के सुना देते हैं सबको, और वो बच्चा अब क्या करता है, पेपर बॉल को लेकर के दूर से ही सही आंसर किस बोतल में लिखा हुआ है वो देख करके उसे टिकाता है। ध्यान रखें, जब बोतल रखा जाता है तो बोतल की पर्ची खास तौर से सामने की ओर होना चाहिए, ताकि बच्चे उसे देख करके पढ़ सके कि हाँ ये सही आंसर है। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि किसी भी विषय का रिवीजन इससे कराया जा सकता है। जैसे कि हमारे देश का नाम क्या है, अब वो देखता है किस बोतल में, हाँ उसमें लिखा हुआ भारत, अब उसे भारत में टिकाएगा। देखिए अगर पंचुएशन, अगर इसे पंचुएशन दिखाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में बताना है, तो हो सकता है क्वेश्चन जब लिखा, पर्ची में लिखा पंचुएशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है ना, तो या सेंटेंस लिखा आहा आज तो मजा आ गया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अब वो देखता है एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें कौन सा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह किस बोतल में सही है, जाके वो उस पर टिकाता है। इससे क्या होता है, बच्चों को देखिए खेलने का आनंद भी मिल रहा है। अगर वो सही मार्क या सही आंसर वाले बोतल पे अगर वो गेंद से टिकाता है बॉल को, सही से लगता है, तब तो इसे नंबर मिल जाते हैं 2 नंबर, और अगर ये सही नहीं टिका पाता है तो इसके नंबर नहीं मिल पाते हैं और दूसरे ग्रुप को फिर से मौका मिलता है। ठीक इसी तरह से बारी बारी से सभी ग्रुप के सभी विद्यार्थियों को मौका मिलता है पर्ची उठाने का, क्वेश्चन पढ़ने का और उसके सही आंसर को टिकाने का। तो ये एक बेहतरीन गेम है जिसके द्वारा शिक्षक ने कहीं कहीं पढ़ाए गए विषय का, पढ़ाए गए टॉपिक का फंडामेंटल क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया। बच्चे रिपीटेडली सुनते जाते हैं, प्रश्नों के जवाब सुनते जाते हैं और उनको आनंद मिलता है, क्लास का एक बेहतरीन रिवीजन हो जाता है। आशा करता हूँ इस गेम को आप कभी कभी अपने विद्यालय में सप्ताह में एक दिन निश्चित रूप से कराएं, बच्चों को मजा भी आएगा, उनकी जो बोरियत है वो दूर होगी, और कहीं ना कहीं हम शिक्षक भी कई बार पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी बोरियत की अगर आ जाती है और इस तरह की गतिविधि के जब आयोजन कराते हैं तो बच्चों के उत्साह को देख करके हम शिक्षकों में भी उत्साह भर जाता है और हमें भी आनंद आता है। आशा करता हूँ ये एम द टारगेट, लक्ष्य साधो का गेम आपको अच्छा लगा हो। चलिए अब अगले आइडियाज पर हम आगे बढ़ते हैं। करीब करीब इसी तरह के गेम है, लक्ष्य को साधो की ही तर्ज पर एक दूसरी गेम हमारे नवचारक ने दिया है, तीसरी एक्टिविटी में बता रहा हूँ, जिसका नाम है रिंग गेम। जी हाँ, रिंग गेम मतलब तार की एक रिंग होती है और उसे फंसाना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट। अक्सर गाँव में,
छोटे छोटे शहरों में, टाउन में कहीं जब मेला लगता था, अब तो लॉकडाउन में बिल्कुल भी नहीं लग सकता है, लेकिन पहले जब भी लगा करता था बच्चे जिद करते थे मेले में जाने के लिए। और वो गेम जो खास तौर से वहां पड़ा रहता था, ऑब्जेक्ट बहुत सारा और रिंग फेंक करके फंसाने का जो गेम होता है, ये बहुत अट्रैक्ट करता है बच्चों को। बच्चों को लगता है कि मैं भी, है ना, 5 रुपए में 10 रुपए में 4 रिंग मुझे भी मिले, मैं भी फेंकू और जिस ऑब्जेक्ट में मैं फंसाऊंगा वो ऑब्जेक्ट मेरी हो जाए। तो इसके इसे ट्राई करने के प्रति बच्चों के अंदर जो ललक होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षक ने सोचा क्यों ना हम इस गेम का भी आयोजन अपनी कक्षा में करते हैं। उन्होंने क्या किया, बच्चों को सप्ताह में एक दिन ऐसा क्या किया, पढ़ाए हुए विषय से संबंधित जो टॉपिक इन्होंने कवर किया था चैप्टर का, उसके कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन के आंसर इन्होंने लिखे और कुछ कुछ ऑब्जेक्ट इन्होंने जुगाड़ किया, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही स्मॉल पीसेज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक तरह के गिफ्ट जिसे हम कहते हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चों को प्रोत्साहन, प्रशंसा, गिफ्ट उन्हें बेहद पसंद है। और जब कभी भी बच्चों को कोई गिफ्ट मिलता है, कुछ बेहतर करने के लिए कोई प्रोत्साहन मिलता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, दूसरे बच्चों में भी एक तरह से सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का संचार होता है। उन्हें लगता है आज इसे मिला ये शाबाशी, पूरी कक्षा में, पूरे विद्यालय में, सबके सामने प्रधानाध्यापक ने या शिक्षक ने इसे सम्मानित किया, इसे लगता है क्यों ना मुझे भी ये सम्मान मिलना चाहिए, और वो भी मेहनत करते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या हुआ, शिक्षा में बहुत छोटे छोटे आइटम, मतलब ऑब्जेक्ट जुगाड़ के, जैसे हो सकता है कोई टॉफी हो, है ना, कोई छोटा बैलून भी हो सकता है, या कोई भी छोटी पेंसिल हो सकती है, रबर हो सकते हैं, शार्पनर हो सकती है, इरेजर, कुछ भी हो सकता है। इन सारे ऑब्जेक्ट को क्या किया, शिक्षक ने एक हाथ दूरी पर रख दिया, है ना, और उस ऑब्जेक्ट के साथ जो पर्ची में कुछ आंसर्स भी रखे हुए, ध्यान दें, आंसर्स रखे हुए, ठीक है। और शिक्षक कहते हैं बच्चों को कि उन सभी बच्चों को तार, जो बेकार पड़े तारें होती हैं, उस तार की छोटे छोटे रिंग बना दिया। शिक्षक ने मदद की बच्चों को उस रिंग को बनाने में, और बच्चों को रिंग मिलता है, और रिंग के हिसाब से बच्चों को मौका मिलता है कि ऑब्जेक्ट जो पड़ी हुई है उस ऑब्जेक्ट को इसमें फेंकते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट पर वो पड़ा वो जवाब, शिक्षक ने क्या किया, सवाल तो पूछा, सवाल के जवाब उन्हें रिंग फंसाना है किसी ऑब्जेक्ट पर। अगर सही जवाब फंस गया, वो ऑब्जेक्ट भी इसे मिल जाते, तो हर बच्चा चाहता वो टॉफी रखी हुई है, सही जवाब वो है ना। तो मतलब जैसे क्या कहते हैं, एक प्रश्न हो सकता है कि अंग्रेजी की जो वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फाबेट है, उसमें कितने वॉवेल्स हैं, अगर ये सवाल है। अब वो देखता है कि अच्छा वहां पर एक पड़ी हुई है टॉफी जिस पर लिखा है 5 वॉवेल्स, अब वो रिंग को उसमें फेंकता, जैसे उसमें फंसता है इसे वो टॉफी मिल जाती है। अब इसे तो टॉफी मिली, और बाकी बच्चों को क्या जानकारी मिली, हाँ भाई 5 ही वॉवेल्स हैं, और कौन कौन से हैं, ये बच्चा फिर जवाब को देता है, इसमें ए ई आई ओ यू, इसने बताया, तो चलिए इसे टॉफी भी मिल गई, इसे प्रोत्साहन भी मिल गया, बाकी बच्चों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का संचार। तो इस तरह से हमने जाना लक्ष्य साधो और रिंग गेम, अमूमन दोनों एक जैसे गेम होते हैं। लक्ष्य साधो में बोतल का प्रयोग किया गया, वेस्ट मटेरियल, पर्चियां थी, उसमें वो फंसाते हैं, सही जवाब देते हैं। और इसमें रिंग गेम में तो ऑब्जेक्ट, उनको इंस्टेंट कोई गिफ्ट मिल जाता है शिक्षक के द्वारा, हो सकता है वो गिफ्ट क्राफ्ट के जरिए भी तैयार किया गया हो, या छोटे छोटे बिस्किट या टॉफी भी हो। तो ये गेम था जो कि बच्चों के बीच शिक्षक ने कराया, बच्चों ने काफी आनंद उठाया। चलिए अब एक अगले गेम की ओर हम बढ़ते हैं। इस गेम का नाम जो है मैं बताना चाहूंगा, ये गेम जो कि है डम शराड। हम, ये काफी फेमस गेम है, लगभग बच्चे खेलते ही हैं इस गेम को। डम शराड एक ऐसा बड़ा ही लोकप्रिय गेम है। इससे क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे को डम्ब शराड के तहत ज्यादातर हम सभी जानते हैं किसी फिल्म का नाम, किसी गाने का नाम ध्यान में रखते हुए एक बच्चा होता है जो पर्चियां उठाता है, जो गाने का नाम या जो फिल्म का नाम उसमें लिखा हुआ रहता है वो उसे बिना बोले एक्ट करके बताना होता है ना, एक्सप्रेस करना होता है। और उसके ग्रुप वाले जब आइडेंटिफाई कर लेता है यस करेक्ट आंसर, तो उन्हें 2 नंबर मिल जाते हैं। अगर वो सही जवाब नहीं मिल दे पाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, उसे नंबर नहीं। तो चलिए इस गेम को यहाँ शिक्षक ने चैप्टर से कैसे इक्विप किया। देखिए किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक को हम किसी भी गेम के साथ इक्विप कर सकते हैं रिवीजन करने के पर्पज से। तो शिक्षक ने यहाँ पर क्या किया, डम शराड की मैं बात करता हूँ। डम शराड में क्या किया, जो विषय पढ़ाए थे, हो सकता है जैसे सूर्य के परिवार में पृथ्वी, एक चैप्टर पढ़ाया था शिक्षक ने, कक्षा 5 की चैप्टर है सामाजिक विज्ञान की, उन्होंने पढ़ाया था
अब बच्चों को जैसे डम्ब शराड कराया जा रहा है, ठीक है, तो डम्ब शराड अगर कराया गया है तो उसमें छोटी छोटी पर्चियां बना दी गई चैप्टर से रिलेटेड, और उस छोटी छोटी पर्चियों में कुछ ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर सूर्य के परिवार में पृथ्वी हो, चाहे कोई व्याकरण का हो या गणित का हो, कुछ भी हो सकता है, कोई फॉर्मूला हो, कुछ ऐसा हो, इन सभी चीजों को इस पर इक्विप किया जा सकता है और बच्चों को एक्सप्रेस करने के लिए बताया जा सकता है। इस पर क्या होता है, और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे विज्ञान का भी कोई चैप्टर हो, कोई एक बच्चे को कहा जाता है, जैसे इस पर क्या है कि पूरी क्लासरूम के बच्चों को 4 या 5 या 3 ग्रुप में विभाजित कर दिया जाता है और सभी ग्रुप के एक एक लीडर और एक सब लीडर होते हैं। अब क्या होता है कि सभी ग्रुप का लीडर अपने ग्रुप में से किसी एक विद्यार्थी को एक एक करके भेजता है स्टेज पर। अब स्टेज पर क्या होता है, शिक्षक एक बॉक्स पर कई तरह की पर्चियां, उन पर्चियों में लिखा रहता है क्वेश्चन, पिछले क्लास से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, जो टॉपिक है उसके फंडामेंटल क्वेश्चन उसमें लिखे हुए रहते हैं, वो उन क्वेश्चन को शिक्षक उसमें डाल देते हैं। हर ग्रुप से एक विद्यार्थी मंच पर आता है और उससे एक पर्ची निकालता है और उस पर्ची में जो लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन, कोई सेंटेंस हो, कोई वर्ड हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, उसे एक्सप्रेस करना होता है। अब इस दौरान क्या होता है, शिक्षक बच्चे को एक रुमाल दे सकते हैं कि रुमाल वो मुंह पे बांध ले ताकि लिप गलती से ना चल जाए और वो ऑब्जेक्ट को पहचान ना ले। जैसा कि ग्रुप बना दिए गए ए बी सी डी, ए ग्रुप का एक विद्यार्थी आया, उसके लीडर ने भेजा, उसने पर्ची उठाई और इस पर्ची में लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण, फॉर एग्जाम्पल। अब प्रकाश संश्लेषण लिखा हुआ है तो इस बच्चे को टाइम मिलता है 60 सेकंड, ध्यान दे 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलता है। तो इस पर क्या हुआ, 60 सेकंड के दौरान इसे एक्सप्रेस करना होता है बिना बोले, और उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए उनके ग्रुप मेंबर बताता है, ये वो आंसर बोलते जाते हैं, ये केवल हाँ ना कह सकता है, यस हाँ या ना के लिए केवल नॉडिंग कर सकता है, सर पे हिला सकता है, ना कर सकता है। जब सही ऑप्शन नजर आ जाता है बच्चों से, मतलब इसे समझ में आ जाता है सही जवाब मिल गया वहां से, तो ये यस करके उसे 2 नंबर मिल जाते हैं। ये है डम्ब शराड का गेम, जिसके तहत आपने जाना कि कैसे किसी भी विषय का रिवीजन कराया जा सकता है। इससे लाभ क्या होता है, इस गेम से लाभ ये होता है ना कि बच्चों के अंदर जो हेजिटेशन होता है, स्टेज फियर होता है, वो दूर होता है। बच्चों के जो अंदर झिझक है वो निकलता है, बच्चे आत्मविश्वासी हो जाते हैं और स्टेज पर आकर के परफॉर्म करते हैं। उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है एक्सप्रेस करने की, वो निकल करके सामने आती है। और बच्चों को साथ ही साथ शिक्षक का जो उद्देश्य है कि पढ़ाए गए विषय का रिवीजन करा देना है, ये तो हो ही जाता है। तो आशा करता हूँ कि डम्ब शराड ये जो गेम है बड़ा ही एक पारंपरिक गेम है, जो हम सभी शिक्षक कभी ना कभी खिलाते ही हैं। मैं चाहता हूँ इसे विषय से, हमारे नवचारक भी चाहते हैं कि विषय से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित हम इसे निरंतर कराएं, बच्चों को आनंद भी आएगा और बच्चों का रिवीजन। तो चौथी एक्टिविटी आज हमने की। अब चलिए अब हम चलते हैं 5वीं एक्टिविटी। आज मैं बताऊं कि आज हम इस सेशन के दौरान जो टीचर इनोवेशन अवार्ड सीजन 1 के 6 एक्टिविटी, 6 गेम को कवर करें। तो हम अब करते हैं 5वां गेम, जो है वो है तंबोला। जी हाँ, तंबोला एक बेहतरीन गेम है। हम सभी ने जीवन में तंबोला ज्यादातर लोग खेलते ही हैं, और खास तौर से तंबोला में प्राइजिंग होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी होता है। लेकिन शिक्षक ने यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी नहीं रखा, केवल और केवल शिक्षक का उद्देश्य था यहाँ पर बच्चों को पढ़ाए गए विषय का रिवीजन कराना। क्योंकि खेल खेल में शिक्षा, ये जो केस स्टडी थी, ये जो नवाचार, इसका उद्देश्य ही होता है कि बच्चों को पढ़ाए गए विषय का रिवीजन कराया जा सके। अगर कोई कक्षा कोई चैप्टर छूट गया था बच्चों का तो वो भी कवर अप हो सकता। तो चलिए तंबोला गेम को कैसे कराया। तंबोला इज अ गेम ऑफ नंबर, बिल्कुल जी हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का गेम होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही हो, शिक्षक चाहे तो कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो अब जैसे देखिए, मैं बड़ा एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा। जैसे तंबोला में क्या होता है, शिक्षक ने बोर्ड में 1 से लेकर 90 तक नंबर लिख दिए। मैं एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूँ, 1 to 90, चाहे तो 1 to 50 भी लिखा जा सकता है। डिपेंड करता है कि क्लास में कितने बच्चे हैं, उनको कितने अंकों के बीच का गेम कराना है, टाइम कितना है, इसको आधार पर रखें। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल 1 से 90 तक यहाँ पर पीछे में मतलब एक ग्रिड बना करके अंक लिख दिए गए।
और बच्चों को कहा गया कि बच्चों आप भी अपनी कॉपी पर एक ग्रिड बना ले इस तरह से 1 से लेकर 90 तक, ठीक है। अब जैसे उन्होंने 1 से लेकर 90 तक बनाया, अब बच्चों को कहा जाता है बच्चों आप सभी को मैं दूंगा केवल, है ना, इस तरह की जो है कि 4 पर्चियां दूंगा सभी बच्चों को। अब 4 पर्चियां सभी बच्चों को मिल जाते हैं, या पेजेज जो है निकाल करके 4 पर्चियां निकाल लेते हैं। और इन चारों पर्चियों में क्या होता है, चारों पर्चियों में करीब 5 खाने बनाए जाते हैं। चारों पर्चियों में 5 खाने बना दिए गए, ठीक इस तरह आप देख पा रहे हैं, है ना, बिल्कुल इस तरह से। हाँ, 1 2 है ना, 3 4 5, तो 5 खानों में आप देख पा रहे हैं अलग अलग तरह के यहाँ पर नंबर्स लिखे गए हैं। ठीक इसी तरह से बच्चों को कहा जाता है कि बच्चों 4 पर्चियां आपके पास हैं और 1 से लेकर 90 तक का कोई भी 5 5 5 5 मतलब 20 अंक वो अपनी पर्चियों में लिख सकते हैं। अब वो बच्चे क्या करते हैं, चुनते हैं और जो अंक बोर्ड से वो नोट करके लिखते हैं उस अंक को भी वहां काट देते हैं, है ना, 90 में से कोई भी 20 अंक अब वो लेकर के यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो जो भी अंक यहाँ पर लिखते चले जाते हैं वो वहां कट करते चले जाते हैं ताकि रिपीटिशन ना हो किसी भी पर्ची में। अब ये पर्चियां आ गई बच्चों के सामने, अब वो पर्चियां सामने रखे हुए रहते हैं। अब शिक्षक क्या करते हैं, इसके बाद शिक्षक बोर्ड पे जो ग्रिड बनाया गया है 90 अंकों वाली, अब शिक्षक एक और काम करते हैं, एक बॉल एक या फिर एक बॉक्स रखते हैं। उस बॉक्स पर 1 से लेकर 90 तक की छोटे छोटे मतलब पर्चियां बना के उसमें अंक लिखे हुए पर्चियां होती है बॉल में रखी हुई है। अब चलिए गेम को करने के लिए क्या क्या किया गया। नंबर 1, सबसे पहले बोर्ड में ग्रिड बनाया शिक्षक ने, 1 से 90 तक लिखा। दूसरा, बच्चों को इस तरह से 4 पर्चियां दी, जरूरी नहीं है 4 है, इसमें 10-10, मैंने इसमें 5 अंक रखे, 10-10 रखवा करके भी 5 दिए जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है शिक्षक पर। तो इस तरह से पर्चियां बनाई गई सभी बच्चों के द्वारा। और तीसरी बात क्या है कि 1 से लेकर 90 तक के अंकों की छोटी छोटी पर्ची एक बॉल में या एक बॉक्स में शिक्षक ने रखा। अब चलिए यहाँ से गेम होता है शुरू। शिक्षक क्या करते हैं, ग्रुप बना दिया उन्होंने ए बी सी डी, और सभी ग्रुप के एक एक लीडर सब लीडर भी तय किए और सभी लीडर्स को कहा जाता है एक एक करके एक बच्चे को भेजिए, है ना। अब उनमें से एक बच्चा यहाँ पर आता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि बच्चे को भेज करके भी पर्चियां उठा सकते हैं, या शिक्षक चाहे तो बच्चों को वहीं बैठने दे स्वयं भी पर्चियां उठा सकते हैं। थोड़ा क्या है, बच्चों को जितना ज्यादा किसी गेम में फिजिकली इन्वॉल्व किया जाए बच्चे उतना ज्यादा उत्साहित होते हैं, उन्हें लगता है इस बार मैं पर्ची लाने जाऊंगा, इस बार मैं लाने जाऊंगा, एक भाव ये आता है, ठीक है। तो अन्यथा की स्थिति में जैसे पर्ची उठाई गई, जैसे शिक्षक ने देखा कि यहाँ पर पर्ची में लिखा हुआ 2, है ना, 2 लिखा हुआ है, तो शिक्षक को बताना नहीं है कि नंबर 2, अब तक डम मतलब ये जो जो गेम होता था तंबोला उसमें है बता दिया जाता था नंबर 2, और सभी बच्चे अपनी अपनी पर्चियों में देखते कहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है उसे कट करते हैं फटाफट। लेकिन यहाँ पर शिक्षक ये नहीं करते, उस 2 से संबंधित कोई एक प्रश्न पूछते हैं। शिक्षक कहते अच्छा हमारे पास कितने हाथ है, तो बच्चे खटाखट 2, या चलो फटाफट किन 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 की पर्चियों में 2 है। या ऐसा हो सकता है द स्मॉलेस्ट, या फिर कह सकते हैं इवन नंबर, जो प्राइम इवन नंबर कौन सा है, तो इस तरह से लोग कट कर सकते हैं। तो देखिए प्राइम इवन नंबर मतलब प्राइम इवन नंबर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे इस तरह से कट करते चले जाते हैं। या फिर एक साल में कितने महीने होते हैं, अगर 12 आया है तो, ठीक है। इस तरह से बच्चे क्या होते हैं कि सवाल भी सुनते हैं, बहुत अटेंटिव होते हैं। और इसका एक फायदा ये है, ग्रुप बनाने से क्या होता है कि सभी ग्रुप जब होते हैं साथ में, है ना, तो ग्रुप बनाने के तात्पर्य केवल ये होता है कि ग्रुप आपस में डिस्कस कर सकता है कि अरे क्या है कौन सा, तो सेल्फ लर्निंग पीयर लर्निंग का एक माहौल क्रिएट होता है। अन्यथा की स्थिति में इसे इंडिविजुअल भी कराया जा सकता है, सभी बच्चों को पर्चियां दी जा सकती हैं और काटने के लिए कहा जा सकता है, मैच जितना भी होगा। इस तरह से शिक्षक अंक पर्ची बॉल से पर्चियां निकालते हैं और उसका नंबर ना बोल करके उससे संबंधित प्रश्न को पूछ देते हैं। भाई दी अगर निकाला 46 का है, द नंबर विच इज अर्लियर देन 47, 47 के ठीक पहले का नंबर कौन था, 46। या फिर ऐसा हो सकता है ना, 23 प्लस 23 कितना होगा, इस तरह से बच्चों को जो सब्ट्रैक्ट करना, एडिशन करना, मल्टीप्लाई करना, या कोई भी
जनरल अवेयरनेस की चीजें हो, जीके से रिलेटेड चीजें हो, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड चीजें, कुछ भी बच्चों को कराया जा सकता है। तो बच्चों को वो भी सवाल और जवाब भी रिवाइज हो रहे हैं और बच्चे यहाँ कट भी कर रहे हैं। यहाँ फुल हाउस, क्रॉस हाउस, हर तरह की एक्टिविटी कराई जाती है। जिस बच्चे ने भी बार बार जो शिक्षक के द्वारा बताए गए अंक मिलते चले गए और वो नंबर को काटता चला जाता है। किसी भी विद्यार्थी का अगर एक पर्ची कंप्लीटली कट जाता है, ध्यान में 4 पर्चियां दी गई थी, किसी में 19 है, किसी में 11 है, तो कटता जाता था। जब भी किसी विद्यार्थी की एक पर्ची का पूरा जब नंबर कट जाता है, वेरी फर्स्ट स्टूडेंट, तो वो विनर कहा जाता है, फर्स्ट विनर, क्योंकि उसने एक पर्ची के सारे अंक कट गए। इसी तरह से देखा जाता है, सेकंड विनर भी हो सकते हैं, थर्ड विनर भी हो सकते हैं। तो बच्चों को इस गेम के जरिए काफी आनंद आता है, बच्चे काफी रुझान के साथ इसे सीखते हैं। बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की तरह की जो एक गतिविधि होती है वो तो इसमें सम्मिलित है ही। और बच्चों को अंक का ज्ञान हो, गणित का ज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, व्याकरण का हो, कोई भी ज्ञान इससे इम्बाइब किया जाता है। आशा करता हूँ ये जो तंबोला आप सभी ने जाना, आप कम से कम एक बार इसे जरूर इम्प्लीमेंट करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को भी मजा आएगा। और यदि आप इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी तंबोले गेम को, और हो सकता है हमने तंबोले में संबंधित जो हमारे नवचारक ने जो एक्टिविटी बताया, हमने जो आपसे शेयर किया, इससे संबंधित आप इस नवाचार को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग भी कर रहे हैं, कोई एड ऑन अगर आपके नवाचार में है तो आप उसे जरूर लिखें, डॉक्यूमेंटेड करें, संभव हो तो कुछ फोटोग्राफ भी ऐड करें इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। और हमारे ZIIEI की जो नवाचार पुस्तिका है, जो हमारा नवाचार सबमिशन करने का जो प्लेटफॉर्म है, उसमें अपने आइडियाज को सबमिट कर रहे हैं। ZIIEI.com पर जाएं, आपको पॉपअप मिलेगा, वहीं फॉर्म भर करके जमा करें ताकि आप हमारे टीचर इनोवेशन अवार्ड सीजन 3 के लिए प्रतिभाग करें। चलिए अब और अधिक समय ना लेते हुए, समय का ख्याल रखते हुए हम अब चलते हैं अपने जो छठे और आखिरी एक्टिविटीज में। आज इस ये जो गेम है, छठा गेम है इस खेल में शिक्षा का, उसका नाम है क्रिकेट। लेकिन ये बड़ा ही रोचक है क्योंकि इसमें क्या है, इस क्रिकेट का नाम है ओरल क्रिकेट इन क्लास, मतलब मौखिक क्रिकेट। ध्यान दें, मौखिक क्रिकेट, तो कक्षा में मौखिक क्रिकेट इसका नाम है। मतलब बच्चों को ना बल्ले की जरूरत है, न गेम की जरूरत है, न किसी को चोट लगने का डर है, न ही कोई और भय। बच्चे बड़े आराम से कक्षा में अपनी बेंच में बैठे बैठे क्रिकेट गेम का आनंद ले सकते हैं। हाँ, इस गेम को खेलने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? इस गेम को खेलने के लिए शिक्षक फिर इसी तरह से क्या करते हैं कि शिक्षक फिर कुछ पर्चियां तैयार करते हैं, जो विषय पढ़ाया जा चुका है उसके कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन तैयार करके छोटी छोटी पर्चियां बना करके एक बॉक्स में डाल दी गई, ठीक है। और वो बॉक्स में पर्चियां डली हुई हैं, और इसके साथ शिक्षक एक स्मार्ट वॉच, स्टॉप वॉच का प्रयोग करते हैं, जो हमारे स्मार्टफोन में या हर फोन में स्टॉप वॉच जरूर होता है। स्टॉप वॉच बहुत अनिवार्य है यहाँ पर, कोई भी बेसिक से बेसिक फोन में भी स्टॉप वॉच जरूर होता है। आप घड़ी में वॉच में क्लिक करते तो स्टॉप वॉच मिलता है। स्टॉप वॉच का क्या कार्य है मैं अभी बताता हूँ। तो इस गेम में इन्होंने क्या किया, हमारे शिक्षक ने एक बॉक्स में छोटी छोटी पर्चियों में मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ाए गए या पिछले जो भी चैप्टर कवर किए गए उसके क्वेश्चन के फंडामेंटल क्वेश्चन उसमें लिख दिए, और बच्चों को ग्रुप में विभाजित कर दिया गया। और उन सभी ग्रुप के, हो सकता है 2 ग्रुप हो, 2 ही ग्रुप हो या 3 ग्रुप हो, डिपेंड करता है, और उन सबके कैप्टन एंड वाइस कैप्टन डिसाइड किए। चलिए अगर हम कहें 2 ही ग्रुप डिसाइड करें तो और भी अच्छी बात है, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। सभी ग्रुप में 10 मेंबर या 15 मेंबर भी हो सकते हैं, या इससे कम या इससे ज्यादा भी हो। अब इस गेम को खिलाने के लिए ओवर भी होते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए शिक्षक निश्चित ओवर का खेल करा सकते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा बिना गेंद का ओवर कैसे होगा, बिना बल्ले के क्रिकेट कैसे होगा। अब बच्चों को क्या वो मजा आएगा जो बल्ले से और जो गेंद से आती है? जी हाँ, उन्हें आएगा, और साथ ही साथ उनका रिवीजन भी हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। शिक्षक क्या करते हैं, जैसे 2 ग्रुप तैयार किए थे, कक्षा में 2 ग्रुप थे, इन दोनों ग्रुप के एक कैप्टन वाइस कैप्टन भी है। अब शिक्षक क्वेश्चन की जो पर्ची है, प्रश्नों की पर्ची वाली पेटी है यहाँ पे रखी हुई, हर ग्रुप से एक विद्यार्थी यहाँ पर आता है, ठीक है। अब वो पर्ची उठाता है, अब जो पर्ची उठाया क्वेश्चन वाला,
वो पर्ची जब वो पढ़ता है, अर्थात ये बच्चा, ये विद्यार्थी ग्रुप ए का है, ये बॉलिंग कर रहा है और बैटिंग करना है किसे, ग्रुप बी को। ध्यान दे फिर से, पर्चियां हैं क्वेश्चन की या सेट ऑफ क्वेश्चन। शिक्षक हिंट भी कर सकते हैं बच्चों को, बेसिक क्वेश्चन का प्रिपरेशन भी करा सकते हैं बच्चों को, उसी पर आधारित यहाँ पे पर्ची बनाई गई है। तो ग्रुप ए से एक बच्चा आया, उसने बॉक्स से एक पर्ची निकाली और वो पर्ची में लिखे हुए क्वेश्चन को पढ़ता है लाउडली। किसके लिए, ग्रुप बी के लिए, अर्थात ये बॉलिंग कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये बच्चा जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट करता है, शिक्षक स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहे थे, अब ध्यान दीजिए सेकंड का गेम है ये। बच्चे के क्वेश्चन पूछते ही अगर इंस्टेंटली तुरंत जवाब आ जाता है सामने वाले ग्रुप से, तुरंत इमीडिएटली इंस्टेंटली, जैसे सवाल पूछा तपाक से जवाब आ गया, तो इसे सिक्सर कहते हैं। और इसके लिए इस सही करेक्ट और इंस्टेंट जवाब के लिए उस ग्रुप को मिलता है 6 रन। छक्का है ये, सिक्सर है। और अगर, तो अब आप सोचेंगे चौका किसे कहेंगे, बिल्कुल, अगर इन्होंने जो सवाल पूछा है ना, और सवाल पूछने के 2 से 4 सेकंड के बीच, ध्यान दें शिक्षक इसीलिए तो स्टॉप वॉच रखते हैं, बच्चे ने जैसे ही सवाल पूछा 2 से 4 सेकंड के बीच अगर जवाब आता है तो इसे 4 यानी बाउंड्री यानी चौका माना जाता है। तो सामने वाले के स्कोरबोर्ड में 4 लिख दे। अगर, तब आपको बताएं 2 रन 1 रन कैसे होगा, इसके लिए भी है। अगर कोई आंसर देने के लिए, मतलब सामने वाले ग्रुप अगर 5 से 6 सेकंड ले लेता है, यानी जवाब 5वें या 6ठे सेकंड के बीच आता है, ध्यान दे, तो उसे मिलते हैं 2 रन। लेकिन ध्यान दे, जवाब केवल आना नहीं, सही जवाब आना मायने रखता है। अगर बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं क्विकली, निर्धारित समय के मतलब ड्यूरेशन जो टाइमिंग पीरियड है ना, उसकी निर्धारित अवधि, समय अवधि के अंदर देते हैं, तभी उसे वो नंबर मिलते हैं। इंस्टेंट जवाब देने वाले को सिक्सर, 2 से 4 सेकंड तक के बीच में जवाब देने वाले को 4 चौका मिलता है बाउंड्री, और 5 से 6 सेकंड के बीच में देने वाले को 2 रन, मतलब उसे डबल मिलता है। और अब आपको मैं बताऊं, अगर 5 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया और करेक्ट आंसर दे दिए विद इन 10 सेकंड, तो उसे 1 रन मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या जाना कि सवाल पूछने का बच्चों का जो उत्साह होता है, पर्ची निकालने के, पढ़ने का उत्साह होता है, और वो सवाल पूछता है। इस तरह से इस गेम की गतिविधि के जरिए पूरा का पूरा रिवीजन भी होता है, दोनों ग्रुप का रिवीजन हो जाता है, बच्चों को वही बल्लेबाजी और गेंदबाजी का भी मौका मिलता है। अब मैं एक बात और बताता हूँ, ये एक प्रारूप है जिसके तहत आपने जाना कि शिक्षक ने क्रिकेट का गेम बच्चों के बीच कैसे करा। इसी गेम को थोड़ा सा और ट्विस्ट किया जा सकता है। शिक्षक क्या करते, ये जो पर्चे शिक्षक ने फंडामेंटल क्वेश्चन बनाए थे, शिक्षक सेकंड प्रारूप में बता रहा हूँ, इन्होंने पर्चियां नहीं बनाई, पर्चियां ग्रुप को ही बनाने के लिए कहा गया। ग्रुप ए की पर्चियां, ग्रुप बी की पर्चियां, और ये पर्चियां कैसे बनाएंगे, पढ़ाए हुए सब्जेक्ट जो हैं, ये फंडामेंटल क्वेश्चन वो अपने रिवीजन के आधार पर पिछली कक्षा से जुड़ी जो पॉइंट जो टीचर ने क्लास में कवर किए थे, उनके फंडामेंटल क्वेश्चन के कुछ आंसर प्रिपेयर करने के बाद क्वेश्चन खुद तैयार करके आते हैं। ये ज्यादा प्रभावी, ज्यादा कारगर माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल ग्रुप ए ने पर्चियां बना ली क्वेश्चन की, तो पर्चियां जब बनाई जाती है तो उन सभी पर्चियों के आंसर भी उन्हें आने चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है कि ग्रुप ए से कोई विद्यार्थी आया, खुद की पर्ची बना करके अपने ग्रुप की ओर से आता है और क्वेश्चन पढ़ता है ग्रुप बी के लिए, अगर ग्रुप बी जवाब नहीं दे पाता और इत्तेफाक से इस पूछने वाले जो विद्यार्थी हैं, क्वेश्चनर को भी उसका सही जवाब नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में इसका खुद का 1 नंबर कट जाएगा। सामने वाले को तो सही जवाब देने पे 2 नंबर मिलते, अगर ये सही जवाब खुद नहीं दे पाए तो इसका भी 1 नंबर कटेगा। तो ये इस तरह का गेम इसको तैयार किया गया है। अगर इस तरह से सही जवाब देने पर नंबर है इंस्टेंटली सिक्सर, 2 से 4 सेकंड में बाउंड्री यानी 4, 5 से 6 सेकंड वाले को 2 रन, और आफ्टर 6 विद इन 10 सेकंड उसे 1 रन मिलता है, यानी वाइड भी कह सकते हैं। अगर बच्चे ने सवाल पूछा और हमें खुद ही को जवाब नहीं आता तो ये नो बॉल हो गया, है ना। तो इसका फायदा सामने वालों को मिलेगा 1 रन, है ना, जवाब मिलेगा उसे 1 रन मिलेगा और इसका 1 नंबर कटा। इस प्रकार से आपने जाना ये है ओरल क्रिकेट, मतलब मौखिक क्रिकेट, कक्षा में मौखिक क्रिकेट। आशा करता हूँ ये क्रिकेट का गेम आपको अच्छा लगा होगा, बिना किसी बल्ले की,
गेंद का खेल के मैदान के बच्चे बैठे बैठे इसका आनंद लें। इसका आयोजन सप्ताह में एक बार आप कर सकते हैं, बच्चों को बहुत आनंद आएगा। और हमने, आपने, हम सबों ने आज की जेडाई लर्निंग सीरीज में अपना समय दिया, इन नवाचारों को जाना, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं चाहता हूँ कि आपके पास भी कोई ऐसा गेम हो, आपके पास भी अपने कक्षा में, अपने विद्यालय में बच्चों को गतिविधि कराने का जो अनुभव है, हमसे जरूर साझा करें। इन नवाचारों को जो आज बताया गया, इनसे संबंधित कोई अनुभव है, या आपके पास अपना कोई इनोवेशन है जो आप चाहते हैं अभी इंस्टेंटली हमसे साझा करने के लिए, इस समय हमारे फेसबुक के ZII के फेसबुक के लाइव पेज में भी बहुत सारे टीचर बने हुए हैं, पूरे भारतवर्ष से, पूरे ऑल इंडिया से हमारे टीचर्स बने हुए हैं। वो चैट पर हमसे बने, उन सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, और चाहूंगा कि आपके चैट के सवालों के जवाब भी हम इंस्टेंट दे पाए, जरूर देंगे। फिलहाल मैं देखना चाहूंगा, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं गौतम। देखते हैं किनके पास सबसे पहला सवाल आता है। हाँ जी सर, मैं पुनीत मदानो, होम साइंस मिस्ट्रेस, चंडीगढ़ से। सर, ये मैं जो सा अपना कर रही हूँ आजकल, ये कोविड के दौरान इसमें मैंने जो सी गेम्स खेल रही हूँ, ये कर रही हूँ कि मैं जैसे 6th क्लास का जो कर रही हूँ होम साइंस पढ़ाते समय, मैंने क्या करा हुआ है, मैंने एक तो बनाई हुई है मॉनिटर्स, सबसे होम साइंस की सिर्फ सब्जेक्ट जिन्होंने लिए हुए हैं, ऑप्ट करे हुए हैं, तो उनके एक एक मॉनिटर बनाया हुआ है। उनके साथ मैंने तीन है जैसे सेक्शंस, तो एक एक मॉनिटर के साथ मैंने अपना एक ग्रुप अलग बनाया हुआ है। मैं उनको क्वेश्चंस देती हूँ, उन्होंने क्या करा हुआ है, अपने साथ बाकी के जितने बच्चे हैं उनके साथ अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो मैं इनको क्वेश्चंस एक देती हूँ, और जो मॉनिटर्स के द्वारा मेरे को सेक्शन में से पहले आता है आंसर, तो उनको जो आंसर होता है हर बारी मैं नंबर देती हूँ। और इनको ये कहा हुआ है मैंने कि जब ये स्कूल खुलेंगे तो जितने नंबर सबसे ज्यादा होंगे जिनके, तो उनको प्राइज मिलेगा। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को बड़ा प्रोत्साहन भी मिल रहा है। और बच्चे मतलब ग्रुप, आपने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ सभी बच्चों का, और इस तरह से बच्चे से कनेक्टेड भी हैं, और बच्चे मतलब रिवीजन भी करा रहे हैं होम साइंस का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैडम। सबसे पहले आपको नमस्कार मैं गौतम की ओर से, और अब मैं आप सभी शिक्षक गणों को बताना चाहूंगा, पुनीत मदान मैडम हैं, जो कि हमारे चंडीगढ़ की नवाचारिका हैं। हमारे ZII मंच पर इन्हें नेशनल अवार्डी का सम्मान ऑलरेडी मिल चुका है, और इन्होंने कई मतलब नवाचार अब तक हमसे साझा किए हैं, और लगातार करती जा रही हैं। हम हमारी पूरी ZII श्री अरविंदो सोसाइटी के टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, क्या बेहतर कर रहे हैं। और आशा करता हूँ कि आपके इन प्रयासों से भारतवर्ष के तमाम शिक्षकगण या अन्य शिक्षकगण या शिक्षाविद इनसे जरूर प्रेरणा लें, और वो भी कुछ बेहतर करें। थैंक यू सो मच सर। अभी रिसेंटली सर मैंने एक बुक अपनी भेजी थी अपने आर्ट वर्क्स की, तो वो गूगल ने एक्सेप्ट करी है, सो इंटरनेशनली जो सा है वो अब गूगल पे अवेलेबल है। चलिए, मैं चाहूंगा मैडम कि आप हमारे जो चैट बॉक्स में ZII में अभी ये जो फेसबुक के चैट बॉक्स है उस पर इसका लिंक जरूर डालें, ताकि अन्य शिक्षकगण भी इसे एक्सेस कर सकें। और मैं चाहूंगा कि आपकी जो ये जो है प्रतिभा है, आपके अंदर जो छिपी हुई जो कला है, जो पूरा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, सभी लोग इसका लाभ ले सकें और प्रेरणा स्रोत आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने साझा करके भी काफी अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि आप कोई और भी शिक्षकगण हो जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, या इससे पहले यदि आपके पास कोई और ऐसा नवाचार हो या कोई ऐसे रुझान हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। यस मैडम। सर, आइडियाज तो बहुत हैं, जो पर ये है कि सबसे ज्यादा मेरे को इसमें प्रशंसा मिल रही है जो सा मैं ये वाली एक्टिविटी अपनी कर रही हूँ कोविड के दौरान। तो क्योंकि कोविड के दौरान करना जो सा बच्चों को पकड़ के रखना, वो तो बहुत ही मुश्किल है। मैडम मैं एक बात चाहूंगा, चूंकि ZII मंच के तहत आप एक बार हम तक पहुंच चुके हैं और सम्मान आपको प्राप्त हो चुका है, तो हमारे ZII मंच में आने के बाद आपको कैसा लगा? मैं चाहूंगा 2 शब्द, 2 टूक में आप जरूर इस बात को एक्सप्रेस करें कि ये मंच में नवाचार देने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, इसके बारे में एक मैसेज आप देना चाहेंगे पूरे भारतवर्ष के सभी शिक्षक। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ ZII की तरफ से, ZII की तरह का, कि उन्होंने मेरे जो से नवाचार हैं वो अप्रिशिएट करके और उनको सिलेक्ट करा।
क्योंकि मेरे को कभी ये सोचा नहीं था कि जो मेरे आइडियाज थे जो मैं क्लास के अंदर यूटिलाइज करती हूँ कि वो मेरे आइडियाज इतने अपकमिंग हैं कि वाकई जौन सा है उनको रियलाइज करना, अगले के लिए एक्सेप्ट करना जौन सा है, वो मेरे को एक तरह से बूस्टिंग मिली है सारी तरफ से। मतलब मेरे को कहना नहीं आ रहा, क्या बताऊं आपको, मतलब मेरे बूस्टिंग रादर मेरे को ही मिली है कि इनफैक्ट जो मैं मैडम, काम करती हूँ वो अच्छे करती हूँ, और मैं ये नहीं करती कि बीच से छुपा छुपा के करूँ। तो जरूर ये दौरान क्या इस दौरान क्या हुआ है कि मेरे को जैसे आपसे मैं एक बारी वहां पे जेडाई में गई हूँ, तो वहां से उसके बाद मेरे आइडियाज इतने और बढ़ते जा रहे हैं माइंड में, कि जब भी मैं और काम करती हूँ मेरे माइंड में एक और काम आ जाता है। अब चलिए जैसे ये बहुत। कोविड का क्या था, ये पता था किसी को कि कोविड का टाइम आ जाना है, और इस दौरान जौन सा और सभी के साथ मेरा कांटेक्ट होता जाना है, और ये और भी बढ़ता जाए मैं कह रही हूँ। और चलिए। सारे टीचर्स जितने भी हैं ये थ्रू आउट इंडिया टीचर्स हैं, मेरा उनको भी एक मैसेज है कि भी वो सारे अपने अपने आइडियाज जरूर भेजें और जरूर यहाँ पे शेयर करा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना समय दिया। और जैसे कि हम सभी ने सुना पुनीत मदान मैडम का ये मैसेज जो कि चंडीगढ़ से हैं। और नेक्स्ट मैं चाहूँगा कि शिक्षक कोई हैं जो अपने उनके रुझान या उनके अनुभव या उनके जो सवाल हों हम तक अभी इंस्टेंटली जुड़ सकते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा। जी हाँ, नेक्स्ट। या फेसबुक चैट के जरिए भी आप हम तक अपने मैसेज डाल सकते हैं। कोई भी ऐसा अनुभव बच्चों के बीच या कोई भी ऐसी समस्या जो फेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं इनके द्वारा क्या कोई ऐसा समाधान, यदि आपके सवाल हम तक आते हैं और उससे जुड़ा कोई नवाचार हम तक है ऑलरेडी पहुंचा हुआ, तो निश्चित रूप से हम आप तक शेयर करेंगे, या अगले सेशन में हम उससे संबंधित नवाचार को आपको बताने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे आपको उसका कोई सॉल्यूशन मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का ध्यान में रखते हुए अपना वक्त हो चला है अलविदा लेने का। और जितने भी शिक्षकगण जिन्होंने फेसबुक चैट के जरिए भी हमसे जुड़ने का प्रयास किया है, जुड़ रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सराहा, इतने अप्रिसिएट किया। आप सभी इस जेडआईआई मंच के तहत जहां कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, जहां कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन्हें आप शेयर कर रहे हैं इस मंच तक, क्योंकि जेडआईआई एक नवाचार मंच है जो शिक्षकों के लिए है और शिक्षकों के द्वारा है। आपसे ही हम प्राप्त करते हैं और आप तक ही पहुंचाते हैं। और ये जेडआईआई पूरे भारतवर्ष का वन ऑफ द बिगेस्ट या लार्जेस्ट एजुकेशनल एवर प्रोग्राम बन चुका है, जहां इनोवेटर्स की संख्या, अभी हमने मोर देन 1600 इनोवेटर्स को सम्मानित किया हुआ है। तो उन 1600 नवचारकों के आइडियाज हम तक हैं। आशा करता हूँ TIA सीजन 3 में हम तक और कई इनोवेटर्स जुड़ेंगे। और इसके लिए करना है छोटा सा काम, आप कुछ भी बेहतर कर रहे हैं उसे डॉक्यूमेंटेड कीजिए, हमारे ZIIEI.com पोर्टल पर जाकर उसे पोस्ट कीजिए। इसी के साथ वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। मैं गौतम आप सभी को से का अभिनंदन थैंक यू सो करता हूँ। मच सर। थैंक बहुत यू, बहुत आपसे भी आइडियाज जौन से हैं धन्यवाद। अभी थैंक मिले हैं जौन से वो बहुत ही बढ़िया मिले हैं चलिए, थैंक यू आप सबों का। आपका दिन शुभ हो। मास्क लगाएं, सैनिटाइज रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। FMS। थैंक यू। हैव अ गुड डे।